Dear students, today we'll talk about the structure of chloroplast and especially the chemiosmosis hypothesis. How the ATPs are formed during the uh, process of light reaction. आज हमारा मकसद है कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देख लें। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बाद अंदर मैट्रिक्स है जिसमें आपको स्टार्च के लिपिड के ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं और जो ग्रेना वाला पोर्शन है जहाँ पर थैलेक्वाइड्स होते हैं जो ग्रेनल लेमिली से बन के मिल के बनते हैं उनको हम ग्रेना बोलते हैं। यानी जिस पोर्शन में थैलेक्वाइड्स हैं वो हिस्सा हुआ ग्रेना और जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है यानी ग्रेना के अलावा का जो पार्ट हुआ वो हुआ स्ट्रोमा। तो ग्रेना जब होता है तो वो ग्रेनल लेमिली से बन के मिल के बनता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है तो वो स्ट्रोमल लेमिली से मिलके बनता है। दो ग्रेना के बीच में जो ज्वाइंट होता है या जिससे मिलके वो बनते हैं उसको स्ट्रोमल लेमिली बोलते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये इसलिए ये मैंने एनसीईआरटी की 11th की बुक से लिया है। एनसीईआरटी की 11th की जो बुक का 13th चैप्टर है 13वां चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, वहाँ से मैंने ये फोटोग्राफ लिया है। तो ध्यान रहे अगर आपको ये फोटोग्राफ बनाना हो तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक से भी आप इस फोटोग्राफ को ले सकते हैं। हम लोग सब ये भी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना होता है उस ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि डार्क में होती हो, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है यानी इसके लिए लाइट आवश्यक नहीं है। लेकिन लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, ये लाइट में ही होगी। और फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है जो भोजन बनता है वो चूंकि सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में बनने के कारण फूड लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और ग्रेना में होती है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है और इसमें मेनली जो लाइट रिएक्शन में एसिमिलेट बनता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहला काम तो ये होता है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है। दूसरा काम ये होता है कि इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तीसरा काम ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। चौथी बात ये होती है कि इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। पांचवी बात ये होती है कि इसमें एटीपी बनता है और छठी बात यह है कि इसमें NADPH2 NADPH प्लस 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 H प्लस का निर्माण होता है। तो इसमें जितने भी काम होते हैं वो सारे काम तो आप पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में। फिर किसी दिन मैं लाइट रिएक्शन का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, लाइट रिएक्शन का टॉपिक, तो बताऊंगा सारे काम कैसे होते हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कैसे कैसे होता है। फिलहाल जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी का निर्माण कैसे होता है। लाइट रिएक्शन में एटीपी का निर्माण कैसे होता है इस बात को आप ऐसे समझिए कि जब हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि ए मॉलिक्यूल the amount of molecule is moved from its higher concentration to its lower concentration,
जब कोई चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है तो इट लूजेस एनर्जी, और जब कोई चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है तो जब एनर्जी रिलीज करती है, उस एनर्जी को स्टोर करके उससे एटीपी का निर्माण किया जाता है। जैसे बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जब निगेटिव से चार्ज पॉजिटिव की तरफ आता है तो ये एनर्जी लूज करता है। तो जब कभी भी, क्योंकि निगेटिव के पास चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव के पास कम है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब चार्ज आएगा तो इट लूजेस एनर्जी, और जब ये एनर्जी लूज करता है तब इस एनर्जी से बनता है एटीपी। ठीक, तो इस एनर्जी से एटीपी बनने को हम इस्तेमाल करते हैं एटीपी बनाने में। आइए हम लोग देखें कि हम लोग एटीपी कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर आप ये एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस, एटीपी की सिंथेसिस केमी ऑस्मोसिस के थ्रू। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है वो थिलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेना में जो थिलेक्वाइड होते हैं उन थिलेक्वाइड की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन पर दोनों फोटोसिस्टम मौजूद होते हैं। देखिए आप, ग्रीन वाला फोटोसिस्टम 2 है और ये पिंक वाला फोटोसिस्टम 1 है। आपने लाइट रिएक्शन में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, आप गौर से यहाँ पर देखें तो आपको वो लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगी। आप गौर से देखें, फोटो सिस्टम सेकेंड यानी कि P680, ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उस लाइट को कहते हैं 680 नैनोमीटर। ठीक, PS2 ने लाइट एब्जॉर्ब की, 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब हुई। लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इससे निकले इलेक्ट्रॉन। PS2 से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस भी आएंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसके पास इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए तो ये ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा। तो PS2 जो एक्साइटेड स्टेट में है, इसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर टूटा, वाटर के टूटने से बना हाइड्रोजन आयन। अब आप गौर से देखिए कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये है ल्यूमेन, किसकी? थिलेक्वाइड की। ये थिलेक्वाइड की लूमन है, और जो बाहर ये जो मेम्ब्रेन है रेड कलर की पूरी दिखाई दे रही, इसके बाहर का जितना वह पोर्शन है वो है स्ट्रोमा। आपको स्ट्रोमा भी दिख रहा होगा, और आपको आपको अपने लेफ्ट में स्ट्रोमा दिख रहा होगा और अपने राइट में ऊपर ल्यूमेन। अब आप देखिए, अगर वाटर की फोटोलाइसिस हुई, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, वाटर टूटा, तो हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन तो बनी गई, प्लस हाइड्रोजन आयन बना, और हाइड्रोजन आयन कहाँ बना? ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ गया। ठीक, यानी कि बाहर स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम हो गया, अंदर ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला वो पहुंचा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास या PQ के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन तो PS2 से ले लिया और हाइड्रोजन आयन को लेकर के आया बाहर स्ट्रोमा से और बना दिया PQH2। क्या बन गया? PQH2। और PQH2 ने साइटोक्रोम B को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को कहाँ रिलीज कर दिया? ल्यूमेन में। यानी अभी आपने देखा कि वाटर की फोटोलाइसिस से भी ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ गए,
अब आप देखिए PQH2 ने भी स्ट्रोमा के प्रोटॉन को साइटोक्रोम BF से भेज दिया नीचे ल्यूमेन में। अब ल्यूमेन में 2 बार प्रोटॉन आ गए, एक बार वाटर की स्प्लिटिंग से आ गए, एक बार PQH2 के टूटने से आ गए। यानी ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ल्यूमेन की पीएच कम हो रही है, बाहर स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, उसकी पीएच बढ़ रही है। अब आगे आइए, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास गया, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया PS1 में। अब आप देखिए PS1 में आप जानते हो कि PS1 जो होता है वो 700 माइक्रोन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 700 माइक्रोन की लाइट को, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं NADP के पास, और NADP ने इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के स्ट्रोमा में मौजूद प्रोटॉन को अपने साथ लिया और बना दिया NADPH। क्या बना दिया? NADPH। यानी अगर आप गौर से देखें तो 2 बार तो प्रोटॉन आए हैं ल्यूमेन में, एक बार वाटर की फोटोलाइसिस से और एक बार PQH2 से। 2 बार जब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन अंदर आए हैं तो बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गए, अंदर ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। हमको करना क्या है? हमको सिर्फ इतना काम करना है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाना है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या को कम करना है। तो 2 तरीके तो ये हो गए जिनसे प्रोटॉन अंदर आया। तीसरा तरीका अगर आप देखें तो NADP ने स्ट्रोमा के प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन कर ली और बना दिया NADPH। और जब NADPH बनाया इसने तो बाहर स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन थे वो अब किसके पास पहुंच गए? NADP के पास। यानी बाहर फिर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कमी हो गई। तो 3 प्रकार से स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम किए गए। वाटर की फोटोलाइसिस से प्रोटॉन ल्यूमेन में आ गए, PQH2 बना तो साइटोक्रोम B6 से होकर प्रोटॉन ल्यूमेन में आ गए, और स्ट्रोमा में तीसरे तरीके से NADPH2 बना या NADPH+H+, तो वहां भी प्रोटॉन कम हो गए। तो 3 प्रकार से प्रोटॉन कम हुए, 3 प्रकार से प्रोटॉन कम हो करके ये प्रोटॉन की कमी कहाँ हुई? स्ट्रोमा में। लेकिन प्रोटॉन बढ़े कहाँ? कहाँ बढ़ गए? ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में पीएच कम हो गई, स्ट्रोमा में पीएच ज्यादा हो गई। और जब ऐसा होता है तब डेवलप होता है ग्रेडियंट, एक प्रेशर, एक दबाव। कैसा दबाव? एक जगह पर प्रोटॉन ज्यादा है, दूसरी जगह पर प्रोटॉन कम है। ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम है, बाहर स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो ये जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ इसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो ल्यूमेन में ज्यादा है और स्ट्रोमा में कम है। अब आप देखें, अब देखिए आप, जो थिलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है उसमें आपको CF पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे, जो दरअसल एक प्रोटॉन पंप है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज। ये एंजाइम ATP सिंथेज है। इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है वो F0 है या F0, और जो पिंक वाला पार्ट है वो है F1। तो ये F0 F1 ATPase एंजाइम आपने सुना होगा, F0 F1 ATPase एंजाइम, या इसी को कहते हैं ATP सिंथेज। यही इकलौता चैनल है जहां से प्रोटॉन मूव कर सकते हैं। आपको पता है
कि प्रोटॉन ल्यूमेन में ज़्यादा है, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में ज़्यादा है लेकिन स्ट्रोमा में कम है। तो अब ये ल्यूमेन से प्रोटॉन नीचे आएंगे स्ट्रोमा में, और ऐसा करने के लिए इनके पास एक ही चैनल है और उस चैनल का नाम है एटीपी सिंथेज या F0 F1 एटीपीएज एंजाइम। अब आप देखें ये प्रोटॉन F0 F1 एटीपीएज से होते हुए नीचे आए। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि प्रोटॉन ज़्यादा कहाँ है, ल्यूमेन में, कम कहाँ है, स्ट्रोमा में। ज़्यादा से कम की तरफ जब इनका मूवमेंट होगा तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा से कम की तरफ जाती है तो ये एनर्जी लूज करती है। तो जो एनर्जी इसने लूज की उस एनर्जी से हमने एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में मिला करके बना दिया एटीपी। तो सिंपल डिफ्यूज़न या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा हमने एटीपी का निर्माण कर लिया। ये एटीपी बनाने की ये प्रक्रिया कहलाती है केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, which was given by पीटर मिशेल। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो एटीपी सिंथेसिस हो रही है यही एटीपी काम आएंगे आगे डार्क रिएक्शन में जब फूड बनेगा तब। अब मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी कि कैसे वाटर की स्प्लिटिंग से ल्यूमेन में और कि किन किन तरीकों से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाता है लेकिन थिलेक्वाइड की ल्यूमेन में कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है, और यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है और इस ग्रेडियंट से प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। प्रोटॉन के मूवमेंट होने से एनर्जी लूज होती है, उस एनर्जी से बन जाती है एटीपी। इसका थोड़ा सा सिंपल वर्जन अगर आप देखना चाहें तो ये सिंपल वर्जन है, देख लीजिए आप। ये कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम 2 साइटोक्रोम बीएफ और फोटो सिस्टम 1 यानी NADPH के बनने से 3 प्रकार से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ता है। थिलेक्वाइड की मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी। ये 3 तरीके हैं जिनसे ल्यूमेन में, थिलेक्वाइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बढ़ने से एक ग्रेडियंट डेवलप होता है और इस ग्रेडियंट से ये अंदर ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, ये धीरे धीरे बाहर स्ट्रोमा में आने लगते हैं। ये करते समय ये जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। यही वो F0 F1 एटीपीएज है, चैनल है जो प्रोटॉन को अंदर से बाहर भेजता है। इसके अलावा कहीं से भी प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकते। जब कोई चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ आती है, ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम है स्ट्रोमा में। ल्यूमेन से स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स आते हैं और उस समय ये एनर्जी लूज करते हैं और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। दिस इज केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। एटीपी के निर्माण के लिए द केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस which involves the enzyme ATP synthase to in the formation of ATP. This is called chemiosmosis hypothesis, and this is very important. This is the work of Peter Michel, and it is how the ATPs are formed during the light reaction, during the non-cyclic photophosphorylation
or cyclic photophosphorylation, the ATPs are formed through this chemiosmosis hypothesis. Thank you very much. See you tomorrow with a new article with a new topic. Thank you. Bye bye.